नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था गुर्जर प्रतिहार राजवंश, जिसमें हमने अब तक मंडोर की गुर्जर प्रतिहार को देखा था। आज हम जालोर के जो प्रतिहार है उनके बारे में देखेंगे। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती जो होनी है उनके लिए ये वीडियो है और काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। उसके अलावा राजस्थान की जितनी भी भर्तियाँ हैं जिसमें प्रतिहार राजवंश लगता है, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आरबीएससी, एनसीईआरटी, हिंदी ग्रंथ अकादमी, उसके अलावा ऑथेंटिक बुक जो प्रतिहार राजपूतों के इतिहास से संबंधित है, पूरी की पूरी एकदम फुल ऑथेंटिक बुक, वहाँ से पूरा का पूरा मैटेरियल है। कोई ऐसी वैसी गाइड से मैंने कोई चीज़ नहीं उठाई है। पूरी की पूरी जितनी पीडीएफ आपके सामने है, सब की सब ऑथेंटिक बुक से है। इसलिए आपके डाउट का तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर कोई डाउट है, सीधी ऑथेंटिक बुक है अपने पास, आपके सामने पेज हाजिर कर दिया जाएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, कोई डाउट वाला रहा, आपके सामने हाजिर रहेगा। इसलिए आपके सामने ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और इस वीडियो पर आए हो, अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हो तो वीडियो पूरा देखना, अन्यथा इसको यहीं छोड़ देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हमारा मैटर अच्छा लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको अच्छा नहीं लगे, डिसलाइक कर देना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक शानदार टॉपिक के साथ। आज अपना रहेगा जालोर के प्रतिहार से संबंधित। मंडोर के हमने देख लिए, जिसमें हरिश्चंद्र का देखा था, रज्जिल, कक, ककुक, ये प्रमुख हमने शासकों के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे जालोर के प्रतिहार। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जालोर के जो प्रतिहार है, इस शाखा को रघुवंशीय प्रतिहार भी कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, गोपीनाथ शर्मा थे, उनके अनुसार वो कहते हैं, गोपीनाथ शर्मा, कि इस शाखा का उद्भव स्थान मंडोर ही था, क्योंकि इस वंश के प्रवर्तक नाग भट्ट को अभिलेखों में राम का प्रतिहार, मेघनाथ के युद्ध का अवरोधक आदि रूप में चित्रित किया गया। अंतर इतना ही है कि हरिश्चंद्र जो थे उनको ब्राह्मण कहा गया है, तो नाग भट्ट को क्षत्रिय कहा गया है। इस शाखा को क्या कहते हैं? रघुवंशीय प्रतिहार भी कहते हैं। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। अब आगे बात करें तो इन प्रतिहारों ने चावड़ों से सर्वप्रथम भीनमाल राज्य को चुना। तदंतर आबू, जालोर आदि स्थानों पर भी इनका क्या था? अधिकार था। उज्जैन के बाद इनकी राजधानी रही थी। इनके अलावा कनौज को भी इन्होंने राजधानी बनाया था। ये हम आगे देखेंगे कि कनौज को राजधानी किस शासक ने बनाया, जालोर को राजधानी किस शासक ने बनाया। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले जालोर के जो प्रतिहार शासकों में उसे सबसे पहले नाम आता है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम को नागावलोक भी कहते हैं और नागभट्ट द्वितीय को भी नागावलोक कहते हैं। इसके अलावा नागभट्ट प्रथम की और उपाधि क्या है? राम का प्रतिहार, मेघनाथ के युद्ध का अवरोधक, इंद्र के ग्रह का नाशक। ये बातें कौन सी बुक में मिलेगी? मैंने आपको आगे लगा दिया आरबीएससी में। नारायण की उपाधि दी गई है। किस में ये हमें जानकारी मिलती है? ग्वालियर प्रशस्ति में। उसके अलावा मलेच्छों के नाशक के रूप में जानते हैं। ये प्रमुख उपाधि किनके? नागभट्ट प्रथम की। जालोर के प्रतिहारों का संस्थापक या आदि पुरुष किसे कहते हैं? जालोर के प्रतिहारों का, तो नागभट्ट प्रथम को कहते हैं। उसके अलावा नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल के स्थान पर जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन आ सकता है कि जो जालोर के प्रतिहार है, उन्होंने उनमें से कौन से शासक ने भीनमाल के स्थान पर जालोर को राजधानी बनाया था? तो ये थे नागभट्ट प्रथम। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा अरबों ने जुनैद के नेतृत्व में मालवा, भड़ोस तथा मारवाड़ पर आक्रमण किया। इन दावों को असफल सिद्ध करने और उनको पीछे ढकेलने का काम किसने किया था? नागभट्ट ने। और यह बात किसने कही है? तो यह कही है बिलादुरी ने। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। क्या बात ध्यान में रखनी है? यहाँ आप देखिए कि अरबों ने जुनैद के नेतृत्व में, अरब थे, उन्होंने जुनैद के नेतृत्व में मालवा, भड़ोस, मारवाड़ आदि पर आक्रमण किया। लेकिन इन आक्रमणों को किसने ध्वस्त कर दिया था? नागभट्ट ने। और यह बात किसने कही है? यह बात कही है
बिल्लुदारी ने। उसके बाद आगे हम बात करें तो ग्वालियर प्रशस्ति में कहा है कि मलेच्छों की विशाल सेनाओं को चूर करने वाला मानव नारायण स्वरूप लोगों की रक्षा करने के लिए उपस्थित हुआ है। नारायण स्वरूप यानी नारायण की उपाधि किसे दी गई है? नागभट्टो। ये जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? ग्वालियर प्रशस्ति में। और इसका समर्थन किसने किया था कि ये नारायण स्वरूप लोगों के रूप में, नारायण स्वरूप रक्षक के रूप में यहाँ उपस्थित हुआ? तो ये नौसारी ताम्रपत्र इसका समर्थन करती है। उसके अलावा आगे हम बात करें तो नागभट्ट प्रथम ने 739 में, नागभट्ट प्रथम ने कब? 739 ईस्वी में चावड़ों से भीनमाल छीना तथा एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। भाई भीनमाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना नागभट्ट ने की कब? 739 में चावड़ों से जीत कर। उसके बाद नागभट्ट के राज्य में भीनमाल, जालौर, आबू के साथ साथ मध्य भारत के क्षेत्र भी थे। यह जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? यह जानकारी मिलती है हांसोट अभिलेख के अनुसार। किसके अनुसार? हांसोट अभिलेख के अनुसार कि नागभट्ट, भीनमाल, जालौर, आबू इसके साथ साथ मध्य भारत में भी इनका अधिकार था। इसके अलावा आगे बात करें तो जालौर, अवंती, कनौज प्रत्यारों की नामावली किससे प्रारंभ होती है? नागभट्ट से। और यह बात कहाँ लिखी हुई है? RBSC की जो बुक चलती है राजस्थान की सामाजिक विज्ञान की 10वीं की जो चलती थी 2018-19 में, उसमें यह बात सीधी की सीधी लिखी हुई है। उसके अलावा 12वीं क्लास की जो RBSC की बुक है वहाँ भी ये बात लिखी हुई है। उसके अलावा जो पहले का मैटर था वो सारा ऑथेंटिक बुक प्रतिहारों का इतिहास है वहाँ से लिया गया है। ये भी मैं आपको साथ साथ में जानकारी दे रहा हूँ। उसके बाद आगे बात करें तो चहमान शासक जो था भृतवर्द्धित्य, ये नागभट्ट का क्या था? सामंत। और यह जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हांसोट लेख से भी यह जानकारी मिलती है। यह भी हांसोट लेख से थी और यह जानकारी भी हांसोट लेख से थी कि चहमान शासक भृतवर्द्धित्य नागभट्ट का सामंत था। इतनी बात समझ आई दोस्तों। आगे बात करें हम तो नागभट्ट के बारे में कि उसने नागभट्ट ने चालुक्यों को परास्त किया, परंतु इनके विजय अभियानों में सबसे बड़ी बाधा कौन डाल रहे थे? राष्ट्रकूट नरेश दंतीदुर्ग। जो नागभट्ट प्रथम थे इन्होंने अनेक क्षेत्रों को जीता, लेकिन इनके बीच में बाधा का काम किसने किया? राष्ट्रकूट का शासक था दंतीदुर्ग, इन्होंने। इसके बाद नागभट्ट के बाद अगले शासक बने थे कुकस्थ। कुकस्थ थे, ये इतने कोई खास नहीं थे, इनके बारे में इतनी जानकारी है कि वंश का यश बढ़ाने का काम किया था इन्होंने। और यह जानकारी कहाँ मिलती है? ग्वालियर प्रशस्ति में। उसके बाद नेक्स्ट राजा थे कुकस्थ के बाद देवराज। नागभट्ट के बाद कुकस्थ के बाद देवराज। ये जो देवराज थे ये कुकस्थ के क्या थे? छोटे भाई थे। इसके बारे में इतनी कोई जानकारी नहीं मिलती है। कहा जाता है कि इन्होंने अनेक राजाओं तथा शक्तिशाली पक्षधरों को स्वतंत्र गति को रोका था, बस इतनी जानकारी मिलती है। उसके बाद देवराज के बाद उनके पुत्र हुए थे वत्सराज। वत्सराज ये काफ़ी महत्वपूर्ण शासक है, काफ़ी प्रतापी शासक है ये। आइए अब हम देखेंगे वत्सराज के बारे में। देखिए, वत्सराज थे देवराज की रानी भूमिका देवी के पुत्र। यानी वत्सराज की माता का नाम क्या था? भूमिका देवी, और पिता का नाम देवराज। यह प्रतिहार यानी जालोर के जो प्रतिहार शाखा के थे शासक, उनमें वत्सराज अत्यंत ही प्रतापी, तेजस्वी और प्रजावत्सल सम्राट थे, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण शासक थे ये। उसके अलावा इनके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी, इन्होंने एक पदवी धारण की थी सम्राट की। और यह जो लाइन है वो कहाँ मिलेगी आपको? RBSC की जो 10वीं की बुक चलती है, सामाजिक विज्ञान पहले चलती थी, उस बुक में, कि इस वंश का प्रथम शासक जिसने किसकी पदवी धारण की? सम्राट की पदवी धारण की। प्रतिहारों का पहला शासक जिसने सम्राट की पदवी धारण की थी वो कौन था? वो था वत्सराज। उसके अलावा रणहस्तिन की भी उन्होंने उपाधि धारण की। और जयवराह किसने कहा था? दुगिल था इनके दरबार में, उन्होंने वत्सराज को उपाधि थी जयवराह की। जयवराह, रणहस्तिन, सम्राट, ये उपाधियां किनकी थी? वत्सराज की।
अब कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान से सुनना है दोस्तों, अगर आप नोट्स में ऐड करो तो कर लेना। देखो, ग्वालियर जो प्रशस्ति है उससे ये ज्ञात होता है कि वत्सराज ने भट्टी कुल से उनका साम्राज्य छीन लिया था। इतिहासकारों को हर्ष के ममेरे भाई भंडी के अतिरिक्त नामक अन्य किसी व्यक्ति का ज्ञान नहीं है। उसके अनुसार जो एक मत के अनुसार भंडी कुल है वो राजस्थान का भट्टी कुल ही है। इसका उल्लेख बाऊ के जोधपुर एक कबीले के वहाँ इनकी जानकारी मिलती है। अगर हम बात करें तो वत्सराज के समय में शिलुक शासक था, वो था उज्जैन का, और वत्सराज हो गया जालोर का। ये दोनों प्राय एक ही समय के शासक थे और इसी शिलुक ने भट्टीराज को पराजित किया था। तो ये जानकारी मिलती है। उसके अलावा बाऊ के पिता थे कक ने नागभट्टदित्य की क्या की थी, अधीनता में गोंडराज के विरुद्ध यश प्राप्त किया था। ये हम आगे देखेंगे। इसके अलावा जो वत्सराज थे इसके शासनकाल से उज्जैन शाखा की अधीनता स्वीकार की, ऐसी भी हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है कि जो उज्जैन की शाखा थी उसके जो शासक थे, जो शिलुक जो शासक थे उस टाइम, उन्होंने यहाँ अधीनता स्वीकार की थी वत्सराज की, ऐसी भी जानकारी में मिलती है। उसके अलावा आगे हम बात करें तो ये तो छोटी सी जानकारी थी। मेन अब चीज़ें देखो, गोड़ और बंगाल के शासकों को पराजित किया था वत्सराज ने। उसके अलावा मंडोर का प्रतिहार कक सामंत के रूप में सहयोगी था किसका, वत्सराज का। उसके अलावा राष्ट्रकूट ध्रुवराज थे, यानी राष्ट्रकूट जो ध्रुव थे उससे वत्सराज क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे। उसके बाद कन्नौज के इंद्रायुध को भी पराजित किया था, किन्होंने, वत्सराज ने। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ा ये मिटा देता हूँ पर दोस्तों, 1 मिनट। हाँ, तो जो राष्ट्रकूट थे उससे पराजित हुए। और यह जानकारी कहाँ मिलती है, तो यह जानकारी जो राष्ट्रकूट के शासक थे गोविंद तृतीय, उनका एक अभिलेख था राधनपुर, वहाँ से ये जानकारी मिलती है कि ये क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे वत्सराज के से, राष्ट्रकूट दुर्वराज से। उसके बाद आगे हम बात करें तो आगे कि कन्नौज के जो इंद्रायुध थे इसको पराजित किया था वत्सराज ने, लेकिन बाद में इंद्रायुध के स्थान पर कन्नौज का राजा बना दिया था चक्रायुध को। किसने, धर्मपाल ने। धर्मपाल जो थे इन्होंने चक्रायुध को कन्नौज का राजा बना दिया था। जो गौड़ नरेश थे ये धर्मपाल। आगे पाल वंश के जो शासक थे धर्मपाल, इनको बुरी तरीके से पराजित किया था वत्सराज ने। और यह जानकारी कहाँ मिलती है, राधनपुर अभिलेख में इसकी हमें जानकारी मिलती है। उसके अलावा आगे हम बात करें तो जो ये चक्रायुद्ध है, ये इससे क्या होता है कि ये वत्सराज जीत नहीं पाते हैं, लेकिन आगे नागभट्टदित्य है वो चक्रायुद्ध को हराएंगे, वो हम आगे देखेंगे। और जो वत्सराज थे उसके समय जो चहमान के शासक थे दुर्लभराज, वो इनके क्या थे, सामंत थे। किसके सामंत थे, दुर्लभराज, वत्सराज के। चहमान जो शासक थे दुर्लभराज, वो वत्सराज के क्या थे, सामंत थे। उसके बाद आगे हम बात करें तो वत्सराज के दरबार में 2 कवि थे, उद्योतन सूरी और जिनसेन सूरी। उद्योतन सूरी की रचना का नाम है कुवलयमाला और जिनसेन सूरी की रचना का नाम है हरिवंश पुराण। कुवलयमाला 778 ईस्वी में, जबकि हरिवंश पुराण 783। और इनसे हमें क्या जानकारी मिलती है, इन 2 लेखों से, जो हरिवंश पुराण और कुवलयमाला, इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि वत्सराज है वो विद्या अनुरागी था तथा शैव धर्म मानने वाला था। ये भी प्रमाणित होता है किसे, कुवलयमाला और हरिवंश पुराण से। ये प्रमुख जानकारी थी वत्सराज के बारे में। वत्सराज के दरबार में कौन थे, एक तो उद्योतन सूरी, एक जिनसेन सूरी। उसके अलावा वत्सराज वो प्रतिहार का प्रथम शासक है जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की थी। उसके अलावा पाल शासक जो थे धर्मपाल, उनको पराजित किया। कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित किया, लेकिन राष्ट्रकूट शासक जो थे दुर्वराज, उससे क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे। ये प्रमुख जानकारी थी वत्सराज के बारे में। अगली बात करें तो नेक्स्ट जो शासक है वो आते हैं नागभट्टदित्य। प्रतिहार राजवंश का सबसे शक्तिशाली अगर कोई राजा है तो वो है नागभट्टद्वितीय। उसके अलावा आगे और एक शासक आएंगे मिहिर भोज,
वो भी बहुत तगड़े शक्तिशाली राजा थे। अब नाग बटदित्य कौन है, पहले ये देख लेते हैं। तो नाग बटदित्य वत्सराज की रानी सुंदर देवी के पुत्र थे, यानी वत्सराज और इनकी माता का नाम सुंदर देवी था। इनके समय पाल शासक, राष्ट्रकूट शासक ये देखेंगे। वत्सराज थे उसके टाइम तो दुर्वे थे, उनसे वो क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे। लेकिन यहाँ राष्ट्रकूट है गोविंद तृतीय, ये गोविंद तृतीय, इनसे भी क्या होता है कि ये जो नाग बटदित्य है वो इनसे पराजित हो गए। नाग बटदित्य है जो गोविंद तृतीय से पराजित हो गए थे, और उधर वत्सराज के से पराजित हो गए थे, दुर्वे से। अब नाग बट जो पराजित हुए थे वो अगर हम बात करें कि इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इनकी जानकारी हमें मिलेगी सज्जन अभिलेख, मन्य अभिलेख, उसके अलावा शिष्यवे अभिलेख और राधनपुर अभिलेख। इनसे हमें जानकारी मिलती है कि नाग भट्ट जो राष्ट्रकूट शासक थे गोविंद तृतीय, उससे पराजित हो गए थे। और गोविंद तृतीय के सामंत कौन थे, करकराज। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि राष्ट्रकूट शासक जो गोविंद तृतीय से नाग बटदित्य पराजित हुए थे, उस समय गोविंद तृतीय के सामंत कौन थे, तो करकराज। और नाग बटदित्य जो इनसे पराजित हुए थे गोविंद तृतीय से, यह जानकारी कहाँ से मिलती है, तो यह जानकारी में कई अभिलेख है, जैसे सजन अभिलेख, मन्य अभिलेख, राधनपुर अभिलेख, शिशवे अभिलेख आदि से हमें ये जानकारी मिलती है। आगे बात करें तो उसके बाद कहते हैं कि कुछ समय बाद गोविंद तृतीय जो यहाँ से चले जाते हैं, तो फिर कनौज के जो शासक होते हैं चक्रायुध, इनको हरा देते हैं नाग बटदित्य। यानी कनौज का जो शासक था चक्रायुध, इनको हरा दिया था नाग बटदित्य ने। वत्सराज ने कनौज के शासक इंद्रयुध को हराया, लेकिन चक्रायुध को नहीं जीत पाए थे। लेकिन यहाँ नाग भट्ट ने कनौज के शासक चक्रायुध को हरा दिया था। इनको हराकर यहाँ प्रथम गुर्जर प्रतिहार सम्राट के रूप में परम भंडारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, जिसने नाग भट्ट द्वितीय ने। और अब इन्होंने राजधानी किसको बना लिया, कनौज को। तो जालोर के वो कौन से शासक हैं जिन्होंने कनौज को अपनी राजधानी बनाया, तो वो शासक थे नाग भट्ट द्वितीय। उसके अलावा अब जो पाल शासक है उसके बारे में हम देखें तो पाल शासक तो धर्मपाल थे और नाग भट्ट, इन दोनों के बीच युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम है मुंगेर का युद्ध। इसमें पाल शासक धर्मपाल पराजित होता है। आगे देखें हम तो मुंगेर के युद्ध में धर्मपाल क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। अब नाग भट्ट के साथ और कौन थे, कक नाग भट्ट के सामंत के रूप में थे। कक जो मंडोर के शासक थे वो भी नाग भट्ट के सामंत के रूप में भाग लिया था इस युद्ध में। इसके अलावा उत्तरी गुजरात के गुहिल वंशीय बाहुक धवल और चालुक्य वंशीय शंकरगण ने भी सामंत के हैसियत से भाग लिया था। किस के साथ, नाग भट्ट द्वितीय के साथ। यानी मुंगेर का जो युद्ध हुआ था धर्मपाल और नाग भट्ट द्वितीय के बीच में, इसमें सामंत के रूप में भाग लेने वाले प्रमुख शासक थे, एक तो मंडोर के शासक कक, उसके अलावा उत्तरी गुजरात के शासक बाहुक धवल, उसके अलावा चालुक्य वंश जो शासक है शंकरगण। इन्होंने सामंत के रूप में भाग लिया था नाग भट्ट के साथ मुंगेर के युद्ध में। और जो चाक्षु अभिलेख है, चाक्षु अभिलेख के अनुसार शंकरगण ने गोड़ के नरेश को हराया और समस्त विश्व को जीतकर अपने स्वामी नाग भट्ट को समर्पित कर दिया। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, चाक्षु अभिलेख से। उसके बाद आगे देखें तो ग्वालियर प्रशस्ति, जो ग्वालियर प्रशस्ति है वो हमें नाग भट्ट के बारे में क्या बताती है कि इन्होंने आंध्रित उस टाइम कहते थे काठियावाड़ को, मालवा, किरात हिमालय का तराई जंगली प्रदेश है, तुरुसक पश्चिमी भारत का मुस्लिम क्षेत्र, वत्स, बघेलखंड, मत्स्य, आद्र आदि पर किसका अधिकार था, नाग भट्ट का। इसके अलावा विदर्भ, कलिंग, सिंधु आदि के राजाओं को भी पराजित किया था किसने, नाग भट्ट द्वितीय ने। इसके अलावा चहमान जो शासक थे गुहक प्रथम, वो किसके दरबार में थे, नाग भट्ट के दरबार में सामंत के रूप में काम करते थे। यहाँ नागावलोक है और यह जानकारी हमें किससे मिलती है, हर्ष जो अभिलेख है विग्रह राज का, उसके अनुसार हमें यह जानकारी मिलती है कि गुहक प्रथम है वो नाग भट्ट द्वितीय के सामंत के रूप में काम करते थे। उसके अलावा
पृथ्वीराज जो विजय है उससे हमें ये ज्ञात होता है, यहाँ पृथ्वीराज लिखा है, यहाँ पृथ्वीराज विजय से हमें ये ज्ञात होता है कि जो अपने यहाँ गुहक प्रथम थे उसकी बहन कलावती ने कनौज नरेश नागभट्ट से क्या किया था, विवाह किया था। नागभट्ट द्वितीय के बारे में ये जानकारी मिलती है पृथ्वीराज विजय से। उसके अलावा बप भट्ट सूरी भी दरबारी विद्वान थे, किसके, नागभट्ट द्वितीय के। ये जानकारी आपने शायद आज से पहले कहीं नहीं देखी होगी। ये सारा का सारा मैटर कहाँ से मैंने लिया है, ऑथेंटिक बुक से, जो प्रतिहारों के इतिहास के बारे में बुक चलती है वहाँ से मैंने ये पूरा मैटर लिया है। बप भट्ट सूरी इनके अनुसार इनके परामर्श से ग्वालियर में जैन प्रतिमाएं प्रतिष्ठित करवाई थी, किन्होंने, नागभट्ट द्वितीय ने। यानी ग्वालियर में जैन प्रतिमाएं प्रतिष्ठित करवाई थी नागभट्ट द्वितीय ने, किसकी परामर्श से, बप भट्ट सूरी की परामर्श से। उसके बाद 833 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में क्या ले ली, जल समाधि ले ली। और यह जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, प्रभावक चरित्र जो चंद्रप्रभ सूरी की लिखी हुई है उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि नागभट्ट द्वितीय ने 833 ईस्वी के आसपास गंगा में जल समाधि लेकर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उसके बाद आगे बात करें तो नागभट्ट द्वितीय के बाद अगले शासक आए थे रामभद्र। नागभट्ट द्वितीय की रानी इष्टा देवी से उत्पन्न हुए थे। इसके बारे में कहा जाता है कि गोपाचलगढ़, ये ग्वालियर क्षेत्र है, यहाँ पर बेलभट्ट तथा गोपाद्री पर अलय को सीमाओं की रक्षा हेतु नियुक्त किया था, किन्होंने, रामभद्र ने। इसके बारे में इतनी जानकारी मिलती है, कहते हैं कि ये उतने कोई वीर शासक नहीं थे, कायरों की श्रेणी में आते थे। उसके बाद आगे बात करें तो अगले शासक है मिहिर भोज। मिहिर भोज शासक है ये। इनके बारे में अगर हम देखें तो ये चौहानों के शक्तिशाली राजाओं में इनका प्रमुख रूप से नाम आता है। मिहिर भोज या राजा भोज प्रथम 836 से लेकर 885 तक लगभग 50 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। इनकी उपाधि आदिवराय कहाँ से मिलती है, ग्वालियर प्रशस्ति से। एक उपाधि प्रभास जानकारी दौलतपुर अभिलेख से। दौलतपुर अभिलेख किन से संबंधित है, मिहिर भोज से। बराह ताम्रपत्र से हमें ये जानकारी मिलती है कि भोज ने जो इनसे पहले के शासक थे उन्होंने जो दान किए थे बीच में बंद कर दिए थे, लेकिन भोज ने दान पुनः शुरू किया। और ये हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, बराह ताम्रपत्र से। इनके समय पाल शासक थे धर्मपाल, इनको इन्होंने पराजित किया था। इसके अलावा राष्ट्रकूट शासक थे अमोघ वर्ष और कृष्ण द्वितीय। कहा जाता है कि ये जो अमोघ वर्ष थे ये काफ़ी शांतप्रिय शासक थे। तो ये शांतप्रिय और उदारक राजा थे, तो इसका फायदा उठाया मिहिर भोज या राजा भोज ने। और इन्होंने क्या किया कि जो राष्ट्रकूट शासक थे इनके जो एक सामंत के रूप में नाम आता है दुर्व, दुर्व पर इन्होंने आक्रमण कर दिया। गुजरात शाखा के थे सामंत दुर्व द्वितीय, क्या नाम है, दुर्व द्वितीय। इन पर आक्रमण कर दिया मिहिर भोज ने, लेकिन ये दुर्व से क्या हो गए थे, पराजित हो गई थी। ये हमें जानकारी मिलती है वाग्रुमा अभिलेख से। लेकिन बाद में इन्होंने कुछ समय के बाद यहाँ के जो शासक थे कृष्ण द्वितीय उनको पराजित कर वापस प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। उसके अलावा अरबी यात्री सुलेमान इन्हीं के समय भारत आए थे और इन्होंने कहा था कि भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा है। किन्होंने कहा इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु भोज को, राजा भोज को सुलेमान ने। उसके अलावा आगे एक थोड़ा ये मिटा देता हूँ मैं, एक मिनट। हाँ, तो एक 400 अभिलेख है जो विलादित गए। इनके अनुसार हर्षराज ने उत्तरी भारत दिशा के सभी राजाओं को जीतकर भक्तिपूर्वक भोजराज को घोड़े भेंट दिए थे। किन्होंने, हर्षराज ने। और दौलतपुर जो ताम्रपत्र है वो किससे संबंधित है, वो मिहिर भोज से संबंधित है। उसके बाद तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है,
एक पार्ट और लाऊंगा, वो छोटा रहेगा, जिसमें अपने जो प्रत्यय राजवंश है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो उसकी लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप उनसे जुड़ जाना। उसके अलावा इसका पहला पार्ट है, उसकी भी लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा, तो आप वहाँ ज़रूर देख लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।